लोक स्वर देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है आचार्य इंस्टीट्यूट। रिजल्ट ही है हमारी पहचान। आचार्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हर साल जेई और नीट में टॉप रैंक, इसलिए हम मानते हैं रिजल्ट्स ही है हमारी पहचान। राजेंद्र नगर, CMD चौक, सरकंडा एंड 4th ब्रांच मुंगेली। बहता चला तू, उड़ता चला तू जैसे। गंभीर हो गई आवारा मवेशियों की समस्या, प्रशासन के आदेश की नहीं परवाह। सट्टे की नई बिसात पर लाखों का दांव, ऑनलाइन लूडो, खाईवाल समेत 4 गिरफ्तार। अदृश्य मकानों के नाम करोड़ों का मुआवजा, SCCL के अधिकारियों की भूमिका संदेह में। और मुहर्रम की तैयारियों पर SSP ने लिया जायजा, इमामबाड़ा प्रमुखों से मिले। खबरें देख लेते हैं विस्तार से। बिलासपुर शहर में आवारा मवेशियों की समस्या गंभीर होती जा रही है। कलेक्टर और SSP के सख्त निर्देश के बावजूद सड़कों पर मवेशियों का कब्जा है। सत्यम चौक से सिविल लाइन तक लोग रोजाना जाम, हादसों और असुविधा से जूझ रहे हैं। ऐसे में अब सिर्फ चेतावनी नहीं, जनता ठोस कार्यवाही की मांग कर रही है। शहर के सत्यम चौक, लिंक रोड, सिविल लाइन जैसे व्यस्त चौराहों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा अब आम हो गया है। कहीं मवेशी सड़क के बीचों बीच आराम फरमाते दिखते हैं तो कहीं आपस में लड़ते हुए दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल और SSP रजनीश सिंह ने हाल ही में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि मवेशियों को पकड़कर आश्रय स्थलों में रखा जाए, लेकिन उसका कोई खास असर अब तक नजर नहीं आया है। प्रशासन की योजना के मुताबिक शहर में करीब 4000 मवेशियों को मोपका, कोनी, गोकुलधाम, रहंगी, पाराघाट और काठाकोनी के शेड्स में शिफ्ट किया जाना था। इसके लिए DMF फंड से बजट भी स्वीकृत किया गया। शेड, पानी और चारे की व्यवस्था का खाका तैयार भी कर दिया। पशु कल्याण समिति को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बयां कर रही है। न टीमें मैदान में दिख रही है, न मवेशियों की धरपकड़ में तेजी दिख रही है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया था कि हादसे की स्थिति में मवेशी मालिक को आरोपी बनाया जाए और जुर्माना लगेगा। वहीं NHAI को सड़क किनारे बाड़ेबंदी के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन आज भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर मवेशियों के बीच से गुजरने मजबूर हैं। आम जन अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रशासन की भूमिका सिर्फ बैठकों और कागजों तक ही सीमित रह गई है। आदेश तो जारी हो रहे, लेकिन सड़कों की तस्वीरें हकीकत की कहानी खुद बयां कर रही है। अब जनता इंतजार कर रही है नतीजे वाली कार्यवाही का। क्या प्रशासन कोई सख्त कदम उठाएगा या मवेशियों के बीच ट्रैफिक और हादसों का यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत कुल 2798 शिक्षकों को प्राचार्य के पद पर प्रमोशन दिया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार 1320 व्याख्याता LB और प्रधान पाठक को पदोन्नत कर प्राचार्य बनाया गया है। इसी तरह 1478 ई संवर्ग के व्याख्याता एवं प्रधान पाठक को भी प्राचार्य के पद पर पदोन्नति दी गई है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से राज्य भर में कार्यरत शिक्षकों में हर्ष की लहर है। लंबे समय से लंबित पदोन्नति आदेश जारी होने के बाद शिक्षकों को उनके सेवा काल के अनुसार उच्च पद का लाभ प्राप्त हुआ है। बता दें कि हाई कोर्ट ने राज्य शासन की प्रमोशन नीति को सही ठहराते हुए इस मामले में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब महज काउंसलिंग की प्रक्रिया बाकी है। इधर अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा की गई। जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में विशेष रूप से केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू शामिल हुए। अध्यक्षता कर रहे कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि इस साल 6 महीनों में 22 पीड़ित व्यक्तियों को 26 लाख रुपए की राहत राशि का भुगतान किया गया है। बैठक में उपस्थित पुलिस अधिकारियों से विधायक धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, दिलीप लहरिया, अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने समाज के इस तबके पर होने वाले अत्याचार रोकने प्रभावी कदम उठाने कहा। आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त से प्रभावितों को समय पर सहायता मिले, इसे गंभीरता से लेने कहा। सहायक आयुक्त PC लहरे ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों को तुरंत सहायता और राहत पहुंचाया जाता है। गरीबी के कारण संकट की स्थिति में भी वो पात्र है। अत्याचार पीड़ित की मौत पर और विभिन्न
तरह के दर्ज अपराध पर पीड़ित को राहत राशि पाने का अधिकार है। बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। इस बार उन पर शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर ईंट भट्टा संचालित करने की गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस पार्षद दल ने इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल दिया है और महापौर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। कांग्रेस पार्षद दल का आरोप है कि महापौर पूजा विधानी और उनके पति अशोक विधानी बीते कई वर्षों से मोपका और बूटापारा देवरी खुर्द इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध ईंट भट्ठा चला रहे हैं, जबकि उनके पास निजी जमीन भी मौजूद है। फिर भी शासकीय भूमि का दुरुपयोग कर व्यावसायिक लाभ उठाया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये पूरा मामला प्रशासनिक मिलीभगत का है। राजस्व विभाग की चुप्पी और कार्यवाही न होना संदेह को और गहरा करता है। हाल ही में इस पूरे प्रकरण की खबरें प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी, जिससे मामले को बल मिला। नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप का कहना है कि यह सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग नहीं है, ये सार्वजनिक संपत्ति की बेशर्म लूट है। महापौर पद पर बैठा व्यक्ति अगर कानून तोड़ता है तो इसका जनता में गलत संदेश जा रहा है। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ साहू ने कहा कि हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण है। सरकार को अब स्पष्ट करना होगा कि वो किसके साथ है। पार्षद अब्दुल इब्राहिम खान ने कहा, महापौर परिवार ही नहीं बल्कि जिन अधिकारियों ने इस अवैध कार्य को नजरअंदाज किया है उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। ये जनता के साथ अन्याय है। पूरे पार्षद दल जो है आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। महापौर मैडम के द्वारा जो अवैध कब्जा, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर ईटा भट्ठा का जो संचालन हो रहा है उसको लेकर के आए थे, क्योंकि शहर में छोटे छोटे जो कब्जा किए हैं हमारे शहरवासी, उसके लिए तो तोड़फोड़ चल रहा है, लेकिन इतने बड़े रूप में जो कब्जा करके सरकारी ज़मीन पर ईटा भट्टा का संचालन हो रहा है उस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके लिए कलेक्टर साहब को हमने आज ज्ञापन दिया है। सरकार से शासन द्वारा 3 महीने का चावल एक साथ देने का निर्णय लिया गया है और पूरे राशन दुकानों में लाइनें लगी है, कतार लगी है और लोग बहुत परेशान हैं। हफ्तों तक अपना काम धाम छोड़कर मजदूर वर्ग के लोग राशन के लिए लाइन लगे। उसके बाद भी स्थिति ये है कि आज महीने का आखिरी दिन है और राशन सभी हितग्राहियों को मिल नहीं पाया है। इसको लेकर हम नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और पार्षद दल मिलकर आज कलेक्टर साहब से मुलाकात कर हमने निवेदन किया है कि जो राशन वितरण की तिथि है उसे बढ़ाया जाए। भट्टे भी अवैध सरकारी जमीन में कब्जा करके निर्माण हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए, टूटनी चाहिए और किसी की भी हो तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये मांग लेके हम कहाँ पे संचालित है, किसके द्वारा किया है? देखिए, महापौर अशोक विधानी जी के द्वारा संचालित हो रहा है और भी अवैध ईटा भट्टे, वो आपका एक बूटापारा है, मोपका में है, उसकी जाँच होनी चाहिए और वो टूटना चाहिए। क्योंकि आप जब अतिक्रमण तोड़ रहे हैं बिलासपुर शहर का तो नियम सबके लिए है, आप सबका जांच हो और जांच में अगर गलत पाया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्षद दल ने यह भी साफ किया है कि सिर्फ महापौर नहीं बल्कि इस अवैध ईंट भट्टा संचालन में शामिल सभी अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। उनका कहना है कि सरकार को यह तय करना होगा कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है या सच की। फिलहाल महापौर पूजा विधानी की ओर से आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन शहर की राजनीति में ये मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। आने वाले दिनों में ये मामला और भी बड़ा राजनीतिक रंग ले सकता है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। सटोरियों ने अब लूडो में भी ऑनलाइन हार जीत पर सट्टा खिलाने का नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। एसीसीयू की मदद से सरगंडा पुलिस ने एक बड़े खाईवाल समेत 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जो व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लोगों को ऑनलाइन लूडो खिलाते थे। मामले में पुलिस ने 5 मोबाइल, 1 लैपटॉप और लगभग 20 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन लिखी डायरी जब्त की है। ऑनलाइन लूडो में सटोरियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर गेम खिलाने वाले 4 आरोपियों को एसीसीयू और सरकंडा पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस से मिली सूचना के आधार पर सरकंडा स्थित स्वर्णिम एरा कॉलोनी के एक मकान से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया खाईवाल राहुल छाबड़ा मूलतः मध्य प्रदेश के शहडोल का रहने वाला है, जो कि शहर में 1 हफ्ता पहले ही आया था। उसने स्वर्णिम एरा कॉलोनी में एक मकान किराए में लेकर अपने दोस्त सुमित चंदवानी, ओम प्रकाश नगवानी, मोहित बर्मन के साथ मिलकर सटोरियों को ऑनलाइन लूडो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता था। आरोपियों के द्वारा व्हाट्सएप में श्याम लूडो किंग के नाम पर ग्रुप भी बनाया गया था, जिसमें सटोरियों को जोड़कर उन्हें कोड उपलब्ध कराया जाता था और इसी के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खिलाकर लूडो में हार जीत का जुआ खेला जाता था। मामले में पुलिस ने आरोपियों से 5 नग मोबाइल, लैपटॉप और लाखों रुपए की सट्टा पट्टी जब्त की है। वहाँ पर राहुल छाबड़ा नाम का व्यक्ति, जो कि शहडोल का निवासी है, फिलहाल यहाँ स्वर्णिम एरा में वो रह रहा था,
और उसके साथियों द्वारा गेम खिलाया जा रहा था ऑनलाइन। उसके साथियों के नाम है सुमित चंदवानी, ओम प्रकाश नगवानी, मोहित बर्मन। ये सब शहडोल, सागर, उमरिया जिले के रहने वाले हैं और इन पर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 व 7 के तहत कार्यवाही की गई है और इनसे 5 नग मोबाइल, 1 लैपटॉप सहित एक रजिस्टर जिसमें लाखों रुपए की सट्टा पट्टी का हिसाब किताब लिखा था, वो जब्त किया गया है। अग्रिम कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है। पकड़ा गया खाईवाल राहुल छाबड़ा पहले भी सट्टे के मामले में पकड़ा जा चुका है। इसके द्वारा एक महिला का खाता खुलवाकर उसमें ऑनलाइन सट्टा का पैसा मंगवाया जाता था। सरकंडा पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। वहीं खाईवाल राहुल छाबड़ा की कुंडली भी निकाली जा रही है। कैमरा पर्सन मैंग सिंह छत्री के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। कांग्रेस पार्षद अमित भारती ने अपनी दादी की जमीन गलत तरीके से बेच दी। 70 वर्षीय राजकुमारी भारती ने जब इस संबंध में अपने पोते अमित भारती से पूछा तो उसने अपनी दादी का गला दबाकर उसके साथ मारपीट की। सकरी पुलिस ने कांग्रेस पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सूदखोरी, जुआ और सट्टा के मामले में चालान हो चुके कांग्रेसी पार्षद अमित भारती ने अपनी बुजुर्ग दादी की जमीन को फर्जी तरीके से धोखे में रखकर बेच दिया। मामले में जब 70 वर्षीय दादी राजकुमारी भारती ने संपत्ति बेचने का विरोध किया तो पोते कांग्रेस पार्षद अमित भारती ने बुजुर्ग को गला दबाकर धक्का देकर गिरा दिया और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। मामले में सकरी थाना पुलिस ने आरोपी कांग्रेस पार्षद के खिलाफ मारपीट सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित राजकुमारी भारती की पैतृक संपत्ति ग्राम दलदलियापारा सकरी में है, जिसमें बेटा बहु बच्चों के साथ रहते हैं। एक सप्ताह पूर्व बुजुर्ग अपने नाती नंद कुमार भारती के साथ ग्राम दलदलियापारा गई थी। उन्होंने अपने पोते कांग्रेस पार्षद अमित भारती से पूछा, मेरे जमीन जायदाद को क्यों बेच दिए हो? इस पर अमित ने उनका गला दबाकर धक्का देकर गिरा दिया और गाली गलौज करने लगा। कहने लगा, सभी जमीन को बेच दूंगा, यह कहकर जान से मारने की धमकी देने लगा। डरी सहमी 70 वर्षीय राजकुमारी भारती ने मामले की रिपोर्ट सकरी थाना में दर्ज कराई है। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। राजकुमार भारती के द्वारा थाना सकरी में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसके पोता है अमित भारती, उसके द्वारा उसके ऊपर मारपीट गाली गलौज की गई है थाना सकरी में, जिस पर बीएनएस की धारा 296, 115(2), 351(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी कांग्रेस पार्षद अमित भारती पहले भी सूदखोरी, जुआ, सट्टा के मामले में चालान हो चुका है। विवादित पार्षद का अपनी बुजुर्ग दादी से इस तरह मारपीट करना उसके आचरण को प्रदर्शित करता है। बुजुर्ग दादी की संपत्ति को हड़पने और उसे बिना जानकारी दिए दस्तावेज तैयार कर बेच देने के मामले में बुजुर्ग ने न्याय की गुहार लगाई है। बहरहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। कैमरा पर्सन मैंग सिंह छत्री के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। बिलासपुर जोनल रेलवे स्टेशन एक बार फिर अव्यवस्था और लापरवाही का उदाहरण बन गया है। महिला और दिव्यांगों की सीट पर दबंगों का कब्जा हो या प्लेटफॉर्म पर सांड की वीआईपी एंट्री, पूरा सिस्टम मानो नींद में है और आरपीएफ मूक दर्शक बनी हुई है। सवाल यह है कि स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? बुधवार शाम बिलासपुर कोरबा मेमू लोकल प्लेटफॉर्म से रवाना होने लगी। उसमें महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटों पर पुरुष यात्री आराम से बैठे नजर आए। दिव्यांग कोच तक में गैर पात्र युवक जमे हुए थे। इक्का दुक्का महिलाएं दरवाजे के पास जमीन पर बैठने मजबूर थी। बुजुर्ग यात्री जैसे तैसे खड़े होकर ही सफर करने की कोशिश कर रहे थे। आरक्षित सीटों पर कब्जा, नियमों की खुलेआम धज्जी उड़ाने के बीच आरपीएफ कहीं भी एक्टिव नजर नहीं आई। वहीं दूसरी ओर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच एक सांड ने ऐसा उत्पात मचाया कि स्टेशन की व्यवस्था तमाशा बन गई। कोई खाने का सामान बचा रहा था तो कोई बच्चों को संभालने लगा। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ये सांड इधर उधर दौड़ता रहा। सबसे हास्यास्पद दृश्य तब देखने को मिला जब वही सांड प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी साउथ बिहार एक्सप्रेस के एसी कोच B1 के सामने तैनात हो गया। मानो पूछ रहा हो, भाई हटो, मुझे भी ट्रेन में चढ़ना है। इस पूरे नज़ारे में आरपीएफ की भूमिका सिर्फ दर्शक की रही। गश्त के दावों और डिजिटल निगरानी के बीच न आरक्षित सीट पर कार्यवाही दिखी, न प्लेटफॉर्म पर उत्पात मचा रहे सांड को हटाने की कोशिश की गई। महिलाएं सीट के लिए परेशान हुई, बुजुर्ग जमीन पर बैठे थे और सांड एसी कोच की ओर बढ़ रहा है। क्या यही है आधुनिक रेलवे स्टेशन की हकीकत?
बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर महिला सुरक्षा से लेकर पशु नियंत्रण तक हर मोर्चे पर अव्यवस्था का बोलबाला है। सवाल ये है कि इतने इंतजामों और जिम्मेदार अधिकारियों के बावजूद हालात काबू में क्यों नहीं है। क्या आरपीएफ और रेलवे प्रशासन को जागने के लिए किसी बड़े हादसे का इंतजार है? लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। एससीएल द्वीप का विस्तार परियोजना के लिए ग्राम मलगांव में भूमि अर्जन के दौरान हैरान कर देने वाला बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में पता चला कि 152 मकान काल्पनिक थे जिनके लिए मुआवजा दिया गया था। इस मामले में कटघोरा एसडीएम रोहित सिंह ने एससीएल महाप्रबंधक को पत्र लिखकर मुआवजा निरस्त करने कहा है। जांच में पाया गया कि एससीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि अर्जन सूची में 78 मकान मौके पर कभी नहीं थे, जबकि विस्थापन के दौरान राजस्व अधिकारियों द्वारा जांच में 74 और ऐसे मकान काल्पनिक पाए गए जिनका अस्तित्व कभी नहीं था। गूगल अर्थ की फोटो से इसकी पुष्टि होने पर कोरबा कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने एससीएल को जानकारी देकर मुआवजा निरस्त करने पत्र लिखा है। ये मामला एससीएल की लापरवाही और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। बेसिकली आज की जो बैठक थी, क्योंकि मलगांव पूर्णतः विस्थापित हो चुका है, लगभग 1600 मकानों को डिसमेंटल करके डिस्प्लेस किया गया, तो उसमें से कितने को मुआवजा भुगतान हो गया है, तो उसी पर अभी जितने एप्लीकेशन आए हैं, तो जो बचशेष अभी आवेदन है, लगभग उनके पास 300 एप्लीकेशन शेष हैं, तो उन आवेदन पर अभियान चलाकर भुगतान करने के 1 सप्ताह के अंदर भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी नौकरी बची हुई है, एक नौकरी अभी हृदय सिंह और एक और है, उनकी नौकरी को भी उन्होंने कहा 10 दिवस के अंदर उनकी नौकरी आ जाएगी। और साथ ही 107 ऐसे प्रकरण जिनका बसाहट के बदले जो एक मुफ्त राशि 10 लाख रुपए दी जाती है, वो प्रकरण असेंबली ऑफिस बिलासपुर में है। वही बोले हैं कि 10 दिवस के लाकर उनका भुगतान की प्रक्रिया शुरू करें। रेलवे ने यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल सूचना प्रणाली केंद्र में रेल वन ऐप का शुभारंभ किया। यह एक ऑल इन वन ऐप है जो टिकट बुकिंग, ट्रेन स्टेटस, प्लेटफॉर्म की जानकारी और कई अन्य सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। यूजर्स सिंगल साइन ऑन, एमपी या बायोमेट्रिक के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। ये ऐप रेल कनेक्ट और यूटीएस जैसे मौजूदा क्रेडेंशियल को भी सपोर्ट करता है। अब यात्रियों को अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेल वन है हर सुविधा का समाधान। मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि नया ऐप यात्रियों को सुविधा और सरलता दोनों देगा। इससे यात्रा पहले से ज्यादा स्मार्ट और सहज होगी। ये ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों स्टोर्स पर उपलब्ध है। अभी जो बहुत सारे जो ऐप थे वो सब संकलित होकर एक जगह आ जाएगा, तो पैसेंजर के लिए ये कन्वीनियंस है, या कोई भी यूज़र के लिए, कि रेलवे से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन जो डिफरेंट पोर्टल्स पे अवेलेबल है वो सब एक पोर्टल पे आ जाएगा। जो जिस प्लेटफॉर्म पे हमारा ऐप या मॉड्यूल काम करता है, जो क्रिस मेंटेन करती है, उसमें तो जनरली इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आता है। रेलवे से संबंधित बहुत सारे प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो ऐप डेवलप करके रखे हैं, ऐसी समस्या वहाँ आती है। इसमें तो ऐसा कभी जानकारी में नहीं आया। रेलवे जो है इसी दिशा में काम कर रही है कि जहाँ तक हो सके डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है और कैश ट्रांजैक्शन को थोड़ा डिस्करेज करना है। तो उसकी तरह से ये एक अच्छा कदम है कि एक ही जगह पे हर प्रकार का टिकटिंग सुविधा सब आपको उपलब्ध है। यहाँ से जुड़ी एक और खबर, रेलवे यात्रियों की सुविधा को लेकर लगातार नई पहल कर रहा है। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले ही पहला रिजर्वेशन चार्ट जारी कर दिया जाएगा। पहले ये चार्ट 4 घंटे पहले तैयार होता था। इस बदलाव से वेटिंग टिकट वालों को समय रहते विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। रेलवे का कहना है कि ट्रेन में रिक्त सीटें रहने की स्थिति में आगमन के 1 घंटा पहले तक टिकट बुकिंग की सुविधा दी जाएगी और आखिरी चार्ट ट्रेन से 30 मिनट पहले जारी किया जाएगा। सीनियर डीसीएम ने बताया कि चार्ट समय से पहले जारी होने से यात्रियों को अपनी यात्रा के निर्णय लेने में मदद मिलेगी। ये कदम सुविधाजनक यात्रा की दिशा में है। कोई भी ट्रैवल करने के पहले एक पैसेंजर का ये रहता है कि हमारा मतलब माइंड से क्लियर हो जाए कि हमारा कंफर्मेशन है या नहीं है, जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो उस दृष्टिकोण से इस पे जो है दो सुविधा की गई है कि वेटलिस्टेड को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। वेटलिस्टेड पहले थोड़ा ज़्यादा संख्या में होते था, तो वेटलिस्टेड टिकट भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और दूसरा ये है कि जो चार्टिंग होती है, तो चार्टिंग भी 8 घंटे पहले, ताकि आपको 8 घंटे पहले आपको सूचना रहे कि मेरा जो ट्रैवल सीट है वो कंफर्म है या नहीं कंफर्म है। ताकि आपका नहीं कंफर्म है तो आप अल्टरनेट मोड कोई प्लान कर सकते हैं। बिलासपुर में मुहर्रम का पर्व श्रद्धा, आस्था और अनुशासन के साथ मनाया जा रहा है। करबला की शहादत की याद में
शहर भर में मन्नतों वाली सवारियों की गश्त का सिलसिला जारी है। वहीं शहर की कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल रखा है। मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज में गम और अकीदत का माहौल देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समाज करबला की कुर्बानी की याद में ताजिए निकालकर गम कर रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों से निकलने वाली मन्नतों की सवारियां भी लोगों की आस्था से जुड़ी होती है। बंगला यार्ड रेलवे क्षेत्र से हर साल एक विशेष सवारी मुजावर चांद मोहम्मद के नेतृत्व में निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल होते हैं। मुहर्रम के 6वें दिन बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने शहर भर के इमाम बाड़ों का निरीक्षण किया। उनके साथ एएसपी राजेंद्र जायसवाल, सीएसपी निमितेश सिंह परिहार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बंगला यार्ड स्थित इमाम बाड़ा पहुंचकर एसएसपी ने मुजावर चांद मोहम्मद समेत वरिष्ठ खादिमों से मुलाकात की और पूरी सवारी की सुरक्षा व्यवस्था, मार्ग और भीड़ नियंत्रण के बारे में जानकारी ली। इस दौरान खादिम सदस्यों ने पुलिस अधिकारियों का स्वागत किया और सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि परंपराओं का पूरी मर्यादा और अनुशासन के साथ पालन किया जाएगा। वहीं एसएसपी रजनेश सिंह ने शांतिपूर्ण आयोजन की अपील करते हुए हर स्तर पर सहयोग का आश्वासन दिया। निरीक्षण के बाद एसएसपी ने तारबहार और शहर के अन्य संवेदनशील इलाकों का भी दौरा किया। सभी जगह हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से इसका आयोजन हो रहा है और कहीं कोई ऐसी असुविधा नहीं है। यातायात के लिए भी व्यवस्था लगी हुई है, पुलिस व्यवस्था पर्याप्त है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शांति और सौहार्द के साथ मुहर्रम का पर्व संपन्न हो, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है। सभी इमाम बाड़ों के पास पुलिस बल तैनात है और उसकी चहलकदमी बढ़ा दी गई है। शहर में मुहर्रम का पर्व आस्था और अनुशासन दोनों का उदाहरण बनकर सामने आ रहा है। एक तरफ जहां धार्मिक परंपराएं निभाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर में बक्सर राजपूत क्षत्रिय समाज का आंतरिक विवाद अब कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गया है। समाज के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और सेवानिवृत्त डीआईजी पीएस ठाकुर ने मौजूदा अध्यक्ष दारा सिंह राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। मामला समाज की नियमावली से जुड़ा है, जिसे लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। पूर्व डीआईजी पीएस ठाकुर ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि दारा सिंह ने वर्ष 2012 में तैयार की गई मूल समिति की नियमावली में कूट रचना कर फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर बैंक खाता खोला। उन्होंने यह भी बताया कि आरटीआई के जरिए जानकारी मिलने के बाद इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ। एफआईआर में धारा 420 और 467 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पीएस ठाकुर का आरोप है कि यह कार्य समाज और उसके वित्तीय लेन देन को हानि पहुंचाने के इरादे से किया गया। वहीं दूसरी ओर मौजूदा अध्यक्ष दारा सिंह राजपूत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे साजिश बताया। उन्होंने कहा कि यह समाज की छवि को नुकसान पहुंचाने और समाज में चल रहे सेवा कार्यों को बाधित करने की एक रणनीति है। इसी मुद्दे को लेकर समाज के कई प्रतिनिधि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसएसपी रजनेश सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, ताकि व्यक्तिगत द्वेष या राजनीतिक हस्तक्षेप से बचा जा सके। हम लोग अभी एसपी साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि पूर्व हमारे केंद्रीय अध्यक्ष रहे श्री पुकल सिंह ठाकुर, पूर्व रिटायर्ड डीआईजी, जो अभी वर्तमान में 2 बार के निर्वाचित हमारे राजपूत क्षत्रिय समाज पंजीयन क्रमांक 3738 के अध्यक्ष माननीय दारा सिंह के खिलाफ झूठा प्रपंच रच के उसको ज़बरदस्ती फंसाने की प्रयास कर रहा है, समाज को तोड़ने का काम कर रहा है वो, और कई प्रकार के धौंस देता है। और कई बार हम समाज की ओर से उनको समझाने की बुझाने की प्रयास किए, समाज को धता बता करके वो पूर्व जितना भी पदाधिकारी हैं उनको परेशान करते हैं। पूर्व में हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष रहे हैं श्री पुकल सिंह ठाकुर, जो पूर्व डीआईजी रिटायर हैं, उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष श्री दारा सिंह राजपूत के ऊपर झूठा और कूटचरित जो दस्तावेज है वो प्रस्तुत करके उनके खिलाफ एफआईआर करवाया सिविल लाइन में धारा 420, धारा 467 के तहत, जो कि बिल्कुल निराधार है और हम इसका विरोध करते हैं। हमारी समाज जो है बक्सर राजपूत क्षत्रिय समाज पंजीकृत है, जिसका पंजीयन क्रमांक 3738 है, जिसका वर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष हमारे श्रीमान दारा सिंह जी है, जिस पर झूठा पूर्व डीआईजी पद का इस्तेमाल करते हुए पूर्व खुद क्षेत्रीय केंद्रीय अध्यक्ष से उपस्थित था वो,
और एक पंजीयन का आधार को झूठा मूठा पेश करके अपनी पावर जो एक डीआईजी हूँ करके उसका दबाव डाल के थाना में झूठा केस करके उस पर जो 420 धारा और 467 धारा का इस्तेमाल किया है, जिसके आज पूरे समाज हमारे छत्तीसगढ़ के आज उपस्थित हुए हैं। एसपी साहब से आग्रह किया कि निष्पक्ष जांच करें। एसएसपी रजनेश सिंह ने समाज के प्रतिनिधियों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया और कहा कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। शिकायतकर्ता पहुंचे थे और उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह सर द्वारा आश्वासन दिया गया है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच पर जैसे तथ्य पाए जाएंगे वैसी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अभी जो एफआईआर दर्ज की है वो सिर्फ एक प्राथमिकी सूचना के बेस पर अपराध दर्ज किया गया है, लेकिन सारे जांच पूरे हर पहलू हर बिंदु पर जांच की जाएगी और उसके बाद जैसे तथ्य आएंगे वैसी अग्रिम विवेचना की जाएगी निष्पक्ष। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और समाज का यह आंतरिक विवाद क्या सच में कानूनी रूप लेता है या सुलह की दिशा में कोई पहल होती है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। पहली बारिश में ही पुराने कंपोजिट बिल्डिंग की कलई खुल गई है। भवन में 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर पानी टपक रहा है। छत की छड़ें भी जगह जगह से झांक रही है। भवन जर्जर होने के कारण यहां किसी दिन हादसा हो सकता है। भवन का निर्माण सन 1957 में कराया गया था। पहली बारिश में ही 32 विभागों वाले पुराने कंपोजिट बिल्डिंग की कलई खुल गई है। लगातार बारिश के कारण भवन की छत 1 दर्जन से ज्यादा जगहों से टपकने लगी है। उसका प्लास्टर भी झड़ने लगा है। अव्यवस्था का यह आलम है कि सन 1957 में कंपोजिट बिल्डिंग बनने के बाद उसके मरम्मत का काम नहीं हुआ है, जिसके कारण बिल्डिंग बदहाल है। अब तो नया कंपोजिट बिल्डिंग बन गया है, लेकिन वहां इन दफ्तरों के लिए जगह नहीं है। इसका शुभारंभ तत्कालीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल हरि विनायक पाटस्कर ने किया था। दीवारों पर नमी के कारण जमा काई इसके जर्जर होने का प्रमाण है। जर्जर होने के कारण किसी भी दिन यहां कोई हादसा हो सकता है। इस भवन के देखरेख की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग पर है, लेकिन वहीं रहने के बाद भी अफसर और इंजीनियर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अचानक मार टाइगर रिजर्व को लेकर एक बड़ी पहल की जा रही है। रिजर्व क्षेत्र के भीतर बसे गांवों को विस्थापित कर आदिवासी परिवारों को बेहतर जीवन शैली देने के साथ साथ टाइगर रिजर्व को आदर्श संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में विकसित करने काम शुरू हो गया है। मुंगेली डीएफओ अभिनव कुमार ने इस योजना की जानकारी दी है। देश के प्रमुख टाइगर रिजर्व की तर्ज पर अब अचानक मार टाइगर रिजर्व को भी नया रूप देने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत रिजर्व क्षेत्र के भीतर बसे गांवों को बाहर लाने की योजना तैयार की गई है, ताकि जंगल में मानव दखल कम हो और वन्य जीवों के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण बन सके। डीएफओ अभिनव कुमार ने बताया कि शासन की मंशा है कि अचानक मार को एक उच्च गुणवत्ता वाला टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाए। इसके तहत गाँवों का विस्थापन बड़ी योजना के तहत किया जा रहा है। 3 स्थानों जिसमें चिरहट्टा, बिरारपानी और तिलई डबरा को चिन्हांकित किया गया है, जहां ग्रामीण परिवारों को पुनर्वासित किया जाएगा। इन 3 स्थानों पर विस्थापितों को मूलभूत सुविधाओं वाला जीवन देने की योजना है। अभी के हिसाब से शासन की मंशा है कि एटीआर को एक अच्छा टाइगर रिजर्व के रूप में डेवलप किया जाए। इसे बांधवगढ़ या कान्हा के तर्ज पर इसका विकास हो। इसके अंतर्गत उसके अंदर के जो गाँव हैं उनका व्यवस्थापन का एक बृहद प्राकलन और प्लानिंग की गई है, जिसके अंतर्गत अभी की स्थिति में 3 जगह आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि चिरहट्टा, बिरारपानी और तिलाई डबरा है। यहाँ पर उसके अंदर के जो लगभग 3 गांवों का व्यवस्थापन कराया जाएगा और उनको वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी। उनको आंगनबाड़ी की सुविधा, स्कूल की सुविधा, घर, नाली, इस तरह के उनको एक अच्छा बुनियादी ढांचा प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे उनको अच्छी एक लाइफस्टाइल भी मिले और साथ ही साथ जो एटीआर में बाघों की संख्या में वृद्धि हो। इस योजना का उद्देश्य है कि जहां एक ओर ग्रामीणों को बेहतर जीवन शैली दी जा सके, वहीं दूसरी ओर वन्य जीवों के आवास क्षेत्र को सुरक्षित और मानव विहीन बनाया जाए। यह कदम वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन विकास और स्थायी पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एटीआर को एक आदर्श टाइगर रिजर्व के रूप में देखना शासन की दूरदृष्टि का हिस्सा है। देखना होगा कि यह विस्थापन योजना कितनी कुशलता से लागू की जाती है। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। विभागों में ट्रांसफर की ऐसी आंधी चली कि अंगद की तरह पैर जमाए बैठे अफसरों और कर्मचारियों को पद से हाथ धोना पड़ा। काफी समय से एक ही स्थान पर जमे रहने से आम जनों के प्रति उनका व्यवहार भी गरिमामय नहीं था।
ट्रांसफर की आंधी में आदिवासी लॉबी की खूब चली। आपसी समन्वय समिति की सिफारिश पर ट्रांसफर पोस्टिंग की जिले में ऐसी आंधी चली कि अफसरों बाबुओं की सफाई हो गई। वे 10 वर्षों से अंगद के पैर की तरह जमे हुए थे। व्यक्तिगत अहंकार के कारण वे दफ्तरों में मनमानी पर उतर आए थे। आंधी इतनी तेज थी कि ऑफिसों के कुर्सी टेबल तक इधर उधर हो गए। जो अफसर बस्तर गए हैं उन्हें सेवाकाल में ट्रांसफर होगा ऐसा नहीं सोचा था। वे विभाग में दूसरे सहकर्मियों पर ट्रांसफर कराने का ठीकरा फोड़ रहे हैं। जो मालदार पद पर बिठाए गए हैं वे पहुंच के आधार पर आने में सफल रहे। ट्रांसफर की आंधी में आदिवासी लॉबी की जमकर चली। दूसरी श्रेणी में वो शिकार हुए जिनके खिलाफ शिकायतें थी। दफ्तरों में परिवर्तन होने के बाद आम आदमी से बातचीत करने का तरीका बदल गया है। सरकारी वेतन खर्चों पर पलने वाले अफसरों और कर्मचारियों में कुछ दिन के लिए ही सही सुधार आने की उम्मीद है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तिफरा के हाईटेक बस स्टैंड का रखरखाव नहीं किए जाने से वह बदहाल हो गया है। यात्री सुविधा के नाम पर यहां कुछ भी नहीं है। यात्रियों के बैठने की जगह पर निजी बस मालिकों के स्टॉल हैं जहां से एजेंट टिकट की बुकिंग करते हैं। यात्री सुरक्षा के नाम पर यहां पुलिस की तैनाती भी नहीं है। जिम्मेदारी नहीं उठाने के कारण तिफरा का हाईटेक बस स्टैंड पूरी तरह निजी बस मालिकों के रहमो करम पर है। यहां साफ सफाई से लेकर यात्रियों के लिए पेयजल का अभाव है। कौन बस कहां के लिए कितने बजे छूटेगी इस पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं है। मजेदार बात यह है कि सिरगिट्टी थाने का कोई भी सिपाही यहां नहीं रहता। यहां से अपने मंजिल को रवाना होने वाले यात्री भारी अव्यवस्था के बीच आते जाते हैं। बसों के खड़े होने के कारण लॉबी में इन्हीं बस वालों का कब्जा है जो अपने एजेंटों के माध्यम से टिकट की बुकिंग करते हैं। यात्री सुविधा के नाम पर यहां केवल समस्याएं हैं। बस स्टैंड का नियंत्रण अब नगर निगम के पास है। अधिकारी यहां की व्यवस्था नहीं सुधारते जिसके कारण यहां सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त है। इसका रखरखाव सक्षम हाथों में देने की जरूरत है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बिजली विभाग के नेहरू नगर जोन की अव्यवस्था सुधारने का नाम नहीं ले रही है। लापरवाह कार्यपालन यंत्री का यहां से तबादला कर दिया गया है। नए अफसर कभी भी कार्यालय में समय पर नहीं आते जिसके कारण बिजली की शिकायतों का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कार्यालय यंत्री के तबादले के बाद भी बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। बरसात के दिनों में रात को 4-5 बार बिजली गुल रहती है। ट्रांसफार्मर का डीओ उड़ने की घटनाएं हो रही है क्योंकि ग्रिप में एल्यूमिनियम के तार लगाए हैं, कॉपर का वायर गायब है। एल्यूमिनियम के तार बिजली का लोड बढ़ते ही गर्म होकर टूट जाते हैं। नेहरू नगर जोन में 9 पदस्थ अधिकारी बीबी नेताम समय पर ऑफिस नहीं आते। हालांकि उन्हें पदभार ग्रहण किए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। जब महत्वपूर्ण विभाग के अफसर खुद समय पर नहीं आते तो उनके कर्मचारियों से उम्मीद ही क्या किया जा सकता है। आम जन शिकायतें करते हुए थक चुके हैं। बिजली आपूर्ति की खराब हालत नहीं सुधरने से उपभोक्ताओं में रोष बढ़ता जा रहा है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।